हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं बेटा आप लोग। आई होप सब बढ़िया होगे, बिंदास होगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे। मेरा नाम है दीपक वशिष्ठ और मैं हूं आपका फिजिकल केमिस्ट्री का टीचर। और बेटा जी बहुत ही इंटरेस्टिंग इस सीरीज में जिसका नाम है पॉकेट कोर्स फॉर नीट 2026 मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है ये पॉकेट सीरीज, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। और बहुत बेसिक से चीजों को स्टार्ट करते हुए अल्टीमेट लेवल तक अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बेटा सबसे पहला चैप्टर जो कि पूरी केमिस्ट्री की सोल है, आत्मा है। अगर आपने इसको बहुत अच्छे से समझा तो पूरी केमिस्ट्री आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। सबसे पहला चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसको हम मोल कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। एक एक चीज आपको समझ में आएगी, बस दिल थाम के बैठना, एक एक चीज को ध्यान से सुनना, क्योंकि कुछ भी रटने नहीं जा रहे हैं अपन। एक एक चीज को बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हुए अल्टीमेट लेवल तक अपन लेके जाएंगे, जिससे आपसे बहुत टफ से टफ क्वेश्चन से लेके आसान क्वेश्चन, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन, हर लेवल का क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे। चलो शुरू करते हैं बहुत ही अपनी मजेदार सीरीज जिसका नाम है पॉकेट कोर्स। और पहला चैप्टर हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो ठीक है, बच्चों के मन में क्वेश्चन उठ रहा है, सर इस चैप्टर में आप क्या क्या कराओगे हमें। तो सबसे पहले तो केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं हम उसके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है सर। फिर मैं आपको बताऊंगा मैटर क्या होता है, मैटर किस चीज का बना होता है, ओके एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास यूनिट क्या है। तो आज हम पहले लेक्चर में इन सब चीजों के बारे में समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर का पहला लेक्चर। और मजेदार तरीके से अपन सीखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में अपन लोग करने जा रहे हैं। ठीक है भाई। अब बच्चे कह रहे हैं, सर आप हमें केमिस्ट्री की स्टार्टिंग कर रहे हो, आप केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हो, बट सबसे पहले यही बताओ ना केमिस्ट्री होती क्या है। तो बेटा जी केमिस्ट्री जो होती है इट इज द स्टडी ऑफ मैटर। है सर मैटर क्या है। मैटर हम बचपन से सुनते आए हैं, चलो मैं बता भी देता हूं। मैटर बेटा कोई भी ऐसी चीज होती है जिसका कुछ वजन है या कुछ और साथ में कुछ वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करती है। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है मेरे हाथ में, इसका कुछ वजन है ना, हाँ सर कुछ वजन है, और ये कुछ वॉल्यूम भी घेर रहा है ना, हाँ सर, तो ये मैटर कहलाएगा। आपके हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में लैपटॉप है, तो उसका कुछ वजन है ना, हाँ, और कुछ वॉल्यूम भी घेर रहा है ना, तो वो भी मैटर है। तो जो भी चीज आप देख रहे हो, जिस बिल्डिंग में आप बैठे हो, वो भी तो मैटर है भाई। बिल्डिंग का भी ओवरऑल कुछ वजन है, वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम घेर रही है, तो वो भी मैटर है। तो जो भी चीज दुनिया में आप देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, जैसे एयर, एयर तो हमें दिखती नहीं है, बट एयर का भी वजन होता है। एयर में 80% लगभग लगभग नाइट्रोजन होता है और लगभग लगभग 20% ऑक्सीजन होता है, तो उसका मेरे बेटा वजन होता है। और वॉल्यूम भी घेरती है एयर, तो यस वो भी मैटर है। तो दुनिया में कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ वजन होता है और वो कुछ वॉल्यूम घेरती है, तो उसको अपन मैटर बोलते हैं। तो पहली चीज हमें क्लियर हो गई। ओके सर जी, मैटर इज एनीथिंग विच हैज सम मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस। तो बस इसी मैटर की पढ़ाई को अपन केमिस्ट्री बोलते हैं। केमिस्ट्री इज द डिटेल्ड स्टडी ऑफ मैटर एंड ऑल ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज। अब कई बच्चों के मन में डाउट आता है, क्या डाउट आता है, जैसे कई बच्चों से मैं पूछूं कि केमिस्ट्री क्या होती है, तो वो बोलेंगे सर केमिकल की पढ़ाई केमिस्ट्री है। मेरे बेटा ये बहुत आधी अधूरी डेफिनेशन है। अरे केमिकल भी तो मैटर है। कोई भी केमिकल ले लो आप टेस्ट ट्यूब में या ग्लास में, तो उसका भी कुछ वजन है, वो भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो यस केमिकल इज ऑल्सो मैटर। तो केवल किसी भी केमिकल की पढ़ाई केमिस्ट्री नहीं है, पूरे मैटर की डिटेल्ड पढ़ाई आपकी केमिस्ट्री कहलाती है। तो ठीक है, इतना क्लियर हो गया बिल्कुल। अभी तक 2 पॉइंट पढ़े हैं, आओ मेरे साथ समराइज करो। सबसे पहली चीज, सर केमिस्ट्री होता क्या है। केमिस्ट्री मैटर की डिटेल्ड पढ़ाई को बोलते हैं। और बेटा जी मैटर क्या होता है, मैटर इज एनीथिंग विच हैज सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। बिल्कुल सर समझ में आ गया। सर जो भी हमें दिख रहा है वो सब मैटर ही तो है, बिल्कुल, और जो नहीं भी दिख रहा है वो भी मैटर है। ठीक है, तो अब बेटा जी मैटर को ब्रॉडली 3 भागों में विभाजित किया गया है उनकी फिजिकल स्टेट के आधार पे। ओके सर हमने तो 5 पढ़ा है, वो भी अभी मैं बताता हूं, टेंशन मत लो, एक एक कंफ्यूजन बिल्कुल दूर कर देंगे, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर।
तो जो मैटर होता है, मतलब कोई भी चीज जिसका कुछ वजन है और वो वॉल्यूम घेर रहा है, तो बेटा उसको ब्रॉडली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ओके सर, कौन कौन से? एक होता है बेटा सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। सर क्या फर्क है इसमें? बेटा सॉलिड्स की जो होती है वो फिक्स्ड शेप एंड साइज होता है। क्यों? क्योंकि जिन पार्टिकल्स के सॉलिड बने होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। ये पार्टिकल एक दूसरे को छोड़कर नहीं जा सकते, इसकी वजह से इनकी फिक्स शेप एंड साइज होता है। ओके सर, क्लियर हो गया। बिल्कुल सर, क्यों? क्योंकि स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसकी वजह से फिक्स शेप एंड साइज होता है इसका। ठीक है सर। अब फिर दूसरा जो स्टेट ऑफ मैटर होता है वो लिक्विड होता है। सर इसमें और इसमें क्या फर्क है? सारा फर्क जो होता है ना बेटा, वो होता है जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, मतलब जो पार्टिकल मिलके उस मैटर को बना रहे हैं, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे हैं। सॉलिड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होते हैं, जिसकी वजह से पार्टिकल हिल नहीं सकते, जिसकी वजह से शेप फिक्स रहती है। बिल्कुल। लिक्विड में क्या है, जो ये पार्टिकल्स हैं इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होते हैं, बट सॉलिड से थोड़े कम होते हैं और ये बनते टूटते रहते हैं। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, बट इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि फिक्स रहे पार्टिकल। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनते टूटते रहते हैं, जिसकी वजह से लिक्विड्स अपनी शेप चेंज कर लेते हैं। देखा है ना आपने? अरे पानी, पानी को जैसे बर्तन में डालोगे वैसी शेप बन जाती है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनते टूटते रहते हैं, तो जैसे बर्तन में डालोगे उसी के हिसाब से पार्टिकल अरेंज होकर आपस में फिर से अट्रैक्शन लगा लेंगे। तीसरी बेटा, तो इसमें नो फिक्स शेप एंड साइज। ओके सर, नो फिक्स शेप एंड साइज। ओके, उसका रीजन कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतने स्ट्रांग नहीं होते। आखिरी मेरे बेटा जो मैटर की जो स्टेट होती है वो होती है गैसेस। गैसेस में तो हम मानते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, मतलब मैटर को जो पार्टिकल बना रहे हैं मिलके, उनके बीच में ना के बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मानते हैं अपन। ओके सर, नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब बहुत ना के बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है गैस में पार्टिकल्स के बीच में। ओके, अब कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो इन पार्टिकल्स को रोकने वाला कोई फोर्स नहीं है, तो ये बहुत रैंडम रहते हैं, कोई फिक्स शेप एंड साइज नहीं होगा, बिल्कुल रैंडमली ये पार्टिकल घूमते रहते हैं हमेशा। ओके सर जी, नो फिक्स शेप एंड साइज इसमें भी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होते हैं। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं लिक्विड में, बट बहुत स्ट्रांग नहीं होते। सॉलिड्स में तो बहुत स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। ठीक है सर। बट सर, हमने तो सर और भी मैटर के स्टेट हमने पढ़े हैं टाइप, जैसे कि सर हमने प्लाज्मा पढ़ा है, हमने बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट पढ़ा है सर। तो सर वो क्या है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बेटा जी, ये बोस साहब अपने इंडियन, वही इंडियन बोस साहब हैं ये। हाँ ओके सर, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ओके, तो सर ये भी तो हमने पढ़े हैं, तो चलो मैं बता देता हूं मेरे बेटा। ब्रॉडली मैटर के 3 ही टाइप होते हैं, जो प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट हैं, ये देखा जाए तो गैस की ही मॉडिफाइड फॉर्म है। मतलब जैसे कि अगर मैं गैस को बहुत हाई टेम्परेचर पे ले जाऊं, इतने हाई टेम्परेचर जितना कि सन में होता है, एट वेरी हाई टेम्परेचर जो गैस है वो मेरे बेटा प्लाज्मा की तरह बिहेव करने लगती है। जैसे कि सन में बहुत हाई टेम्परेचर है, तो वहां हीलियम जो गैस है ना, वो आयोनाइज हो जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं हीलियम के एटम में से, तो मेरे बेटा वही प्लाज्मा के रूप में बिहेव करता है। तो गैस को जब बहुत हाई टेम्परेचर पे ले जाते हैं तो गैस प्लाज्मा के रूप में काम करती है, बट वही गैस को जब बहुत कम टेम्परेचर पे ले जाओगे, एट वेरी वेरी लो टेम्परेचर, तो बेटा गैस बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के रूप में बिहेव करती है। ओके सर जी, तो एक तरीके से गैस के ही मॉडिफाइड फॉर्म है ये। तो ठीक है सर, पहली स्लाइड मेरे बच्चों की बिल्कुल आत्मा में समा चुकी है, आओ मेरे साथ मिलके इसको समराइज करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको, आपके मन में क्वेश्चन उठा था, सर केमिस्ट्री क्या होती है? तो मैंने बोला केमिस्ट्री मैटर की डिटेल्ड पढ़ाई को बोलते हैं। ठीक है, अब बच्चे के मन में दूसरा क्वेश्चन, सर मैटर क्या होता है? मैटर कोई भी ऐसी चीज
जो कुछ जिसका कुछ वजन है और वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, उसको अपन मैटर बोलते हैं। मैटर के ब्रॉडली 3 टाइप होते हैं और इनमें जो फर्क होता है वो प्योर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फर्क होता है। सॉलिड्स में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं पार्टिकल्स के बीच में, लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होते हैं बट बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते, सॉलिड से कम होते हैं। गैस में तो हम मानते हैं नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं पार्टिकल में। बिल्कुल सर, आ गया। फिर प्लाज्मा कंडेंसेट भी मैंने आपको समझा दिया। अगर गैस को बहुत हाई टेम्परेचर पे ले जाते हैं तो गैस के पार्टिकल प्लाज्मा की तरह बिहेव करते हैं, गैस आयोनाइज हो जाती है, ठीक है। अगर गैस को ही बहुत बहुत लो टेम्परेचर पे ले जाओगे तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के रूप में काम करती है। ठीक है सर, आ गया, इतना समझ में है। तो अभी तक की पहली स्लाइड से मेरे बच्चों को एक समरी अगर देखें तो बेटा जी ये पता लगा कि अगर मुझे केमिस्ट्री पढ़नी है तो मुझे मैटर को पढ़ना पड़ेगा फुल डिटेल में। हाँ सर, तो मैटर को बेटा जी सबसे पहले बहुत लॉजिकल एक्सप्लेनेशन जो दिया वो दिया था डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने। डाल्टन ने मैटर को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। तो अब अगली चीज जो शुरू होती है कि मैटर क्या है, मैटर किस चीज का बना है, क्योंकि मैटर की पढ़ाई तो केमिस्ट्री है। और इसको एक्सप्लेन किया डाल्टन ने। उसने एक थ्योरी दी थी जिसको हम बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये है डाल्टन साहब। अरे वाह, तो ठीक है सर। तो डाल्टन ने सर ऐसा क्या बोला मैटर के बारे में? तो बेटा जी डाल्टन ने ये बोला कि जो भी मैटर होता है ना, कोई भी मैटर देखो तो बहुत ही छोटे 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 पार्टिकल्स का बना होता है और उन पार्टिकल्स को इसने नाम दिया एटम। तो पहला पॉइंट बेटा जी यही है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का। और इसका एक एक पॉइंट बिल्कुल आत्मा में रखना है अपन को। क्यों? क्योंकि नीट में क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई ये 4 स्टेटमेंट दे देगा और बोलेगा कौन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी की स्टेटमेंट नहीं है। तो इसकी सारी स्टेटमेंट अपन को पता होनी चाहिए। बहुत बढ़िया सर। तो भाई मैटर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी डाल्टन ने और डाल्टन ने बोला दुनिया में जो भी मैटर है वो बहुत ही छोटे 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 पार्टिकल्स का बना हुआ है और उन पार्टिकल्स को इसने नाम क्या दिया? उसको नाम दिया एटम। तो यस, मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। जैसे यहां पे आप देख पा रहे हो मेरे बेटा, छोटे छोटे पार्टिकल्स का मिलके आपका कोई भी मैटर बनता है। सर तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये जो मार्कर है, तो सर ये मार्कर भी मैटर है। तो ये एटम्स का बना है क्या? हाँ, मैं भी तो मैटर हूं बेटा, आप भी तो मैटर हो। क्यों? हमारा वजन है, हम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो डाल्टन के अकॉर्डिंग हम भी एटम्स के बने हुए हैं। दुनिया में हर चीज एटम्स की बनी हुई है। ठीक है भाई, छोटे छोटे पार्टिकल हैं। अब लोगों ने अगली चीज पूछी, कितने छोटे पार्टिकल हैं ये? भाई हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते? तो लो, डाल्टन का दूसरा पॉइंट यही था कि एटम्स इतने छोटे होते हैं कि उनको और छोटे हिस्सों में नहीं तोड़ा जा सकता। एटम्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। और चलो अब आपकी भाषा में समझा देता हूं। ये तो हो गया इंग्लिश में, तो आपकी भाषा में मैं समझा देता हूं। बेटा जी एटम इतना छोटा होता है ना, एक एटम, कि आप एक एटम तो छोड़ो, मैं 1,00,000 एटम भी अगर चिपका के रख दूं तब भी आप अपनी आंख से नहीं देख पाओगे हैं। हाँ, एक एटम तो छोड़ो, अगर मैं 1,00,000 एटम भी एक साथ चिपका के रख दूं तब भी हम अपनी आंख से नहीं देख सकते। एक एटम इतना छोटा होता है। ठीक है सर, 2 पॉइंट बिल्कुल आत्मा में समा चुके हैं। दुनिया में जो भी मैटर है वो एटम्स का बना हुआ है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स का। और ये एटम कितने छोटे हैं? इतने छोटे हैं कि दुनिया में इससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसा इसने बोला। ठीक है भाई सर, 2 पॉइंट बिल्कुल आत्मा में समा चुके हैं। तीसरा पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा इसका तीसरा पॉइंट। तो लोगों ने बोला, अब सुनना बहुत लॉजिकल चीज है, मजा आने वाला है। अब डाल्टन के अनुसार ये जो मार्कर है ये भी एटम्स का बना है। हाँ, और ये आपका जो दीपक वशिष्ठ है, डीवी सर जो हैं, ये भी एटम्स के बने हैं। डाल्टन ने यही बोला हर चीज एटम की बनी है, तो सही बात है, ये मार्कर भी एटम का बना है, दीपक वशिष्ठ सर भी एटम के बने हैं। तो लोगों ने पूछा ये काला काला और इतना हार्ड क्यों है और ये येलो येलो और इतना सॉफ्ट क्यों है? भाई लॉजिकल बात है ना, जब हर चीज सेम चीज की बनी हुई है, जब ये भी एटम का बना है, ये भी एटम का बना है, तो ये अलग अलग क्यों दिख रहे हैं? ये एक जैसे क्यों नहीं दिख रहे? तो डाल्टन ने बोला अरे ये बात सही है कि ये मार्कर भी एटम का बना है,
दीपक वशिष्ठ भी एटम का बना है, बट उसने बोला इसमें जो एटम है वो अलग प्रकार के एटम है, इसमें जो एटम है वो अलग प्रकार के हैं, इसलिए अलग अलग दिख रहा है। मतलब अलग अलग एलिमेंट में अलग अलग प्रकार के एटम होते हैं, इसीलिए अलग अलग एलिमेंट अलग अलग प्रकार के दिखते हैं। जैसे कि यहां देखो, आपको ये 3 अलग अलग एलिमेंट दिख रहे हैं। ये आपका गोल्ड है, गोल्ड ऐसे पीला पीला चमकीला दिख रहा है। ये मान लो कोयला है, कार्बन, है ना सर। अकॉर्डिंग टू डाल्टन ये भी एटम्स का बना होगा, छोटे छोटे। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, ये भी छोटे छोटे एटम्स का बना हुआ है। हाँ, हर चीज एटम की बनी हुई है। ये कोयला, कार्बन, ये भी एटम्स का बना हुआ है। सही बात है सर, सही बात है सर, ये भी एटम्स का बना हुआ है। तो फिर ये अलग अलग क्यों दिख रहे हैं जब एक ही चीज के बने हैं? तो इसने ये बोला इसमें जो एटम है वो अलग प्रकार के एटम है, इसमें जो एटम है वो अलग प्रकार के एटम है, इसीलिए ये अलग अलग दिख रहे हैं। बनी हर चीज एटम की हुई है, बट अलग अलग एलिमेंट में अलग अलग प्रकार के एटम होते हैं। फंडा समझ में आया? तो तीसरा पॉइंट मेरे बेटा यही है, डिफरेंट एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। क्लियर हो गया? 3 पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गए। आओ मेरे साथ मिलकर समराइज करते हैं। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, नीट में इससे क्वेश्चन आता रहा है मेरे बेटा। पहला पॉइंट यही है कि जो मैटर है ना, बहुत ही छोटे 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 पार्टिकल्स का बना हुआ है, और उसको नाम दिया गया क्या? एटम। फिर लोगों ने पूछा एटम कितना छोटा है? अजी इतना छोटा है कि दुनिया में उससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता। और अपनी भाषा में एक एटम तो छोड़ो देखने की बात, 1,00,000 एटम भी हम चिपका के रख दें तब भी अपनी आंख से हम नहीं देख सकते। तीसरा पॉइंट, जब हर चीज एटम की बनी हुई है तो सब कुछ एक जैसा क्यों नहीं दिखता? इसने बोला क्योंकि अलग अलग एलिमेंट में एटम अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए अलग अलग एलिमेंट अलग अलग टाइप के अपन को दिखते हैं। बहुत बढ़िया। अब मेरे बेटा सब चीज बिल्कुल आत्मा में समा चुकी है यहां तक, बहुत बढ़िया। अब हम आ जाते हैं इसके चौथे पॉइंट पर। चौथा पॉइंट देखो क्या कह रहा है। अब लोगों ने बोला कि भाई ठीक है ये बात समझ में आ गई, बट अगर कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, मान लो मैंने ले लिया गोल्ड, मैंने गोल्ड का टुकड़ा ले लिया। ठीक है सर, आपने गोल्ड ले लिया तो गोल्ड कैसा लगता है सर? पीला पीला चमकीला लगता है सर गोल्ड, बिल्कुल। अब इसको ऊपर से देखोगे तो ये पीला पीला चमकीला लगेगा। अगर आपने इसको काट दिया बीच में से तब भी मेरे बेटा ये हिस्सा और ये हिस्सा ये भी पीला पीला चमकीला लगेगा, बिल्कुल सर। गोल्ड को कितना भी कहीं से भी काट के देख लो वो एक जैसा ही दिखेगा, पीला पीला चमकीला। क्यों? तो इसने बोला कि जो एक पर्टिकुलर एलिमेंट है उसमें सारे एटम एक ही प्रकार के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये गोल्ड का टुकड़ा है, अगर इसको हम बहुत गहराई में घुसेंगे तो ये गोल्ड के देख छोटे छोटे एटम, मतलब और सारे एटम एक ही जैसे हैं। अगर तू इसको यहां से काटेगा तब भी मेरे बेटा यही एटम दिखेंगे, तो आप इसको ऐसे काटोगे तब भी वैसे ही एटम दिखेंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर एलिमेंट में सारे एटम एक ही जैसे होते हैं। तो तुम उस एलिमेंट को कहीं से भी देखो वो एलिमेंट एक ही जैसा आपको दिखेगा। बिल्कुल सर, इस स्टेटमेंट का मतलब समझ में आ गया। अ पर्टिकुलर एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, इसीलिए एक पर्टिकुलर एलिमेंट आपको एक ही जैसा दिखता है चाहे कहीं से भी देखो, क्योंकि उसमें सारे एटम एक ही जैसे हैं। तो गोल्ड अब समझ में आया ऐसा क्यों लगा? कि सारे एटम ऐसे ही हैं, तो आप यहां से काट लो यहां से काट लो वो एक ही प्रकार के एटम है, तो एक ही जैसा दिखेगा। एक पर्टिकुलर एलिमेंट में सारे एटम एक ही प्रकार के होते हैं। हाँ, अलग अलग एलिमेंट में अलग अलग प्रकार के एटम, बट एक पर्टिकुलर एलिमेंट में जैसे देखो गोल्ड ये पीला पीला चमकीला, अगर इसको और अंदर घुस के देखोगे तो इसमें सारे एटम ऐसे ही हैं। बहुत बढ़िया सर जी, चौथा पॉइंट भी आत्मा में समा चुका है। अब बेटा जी ठीक है, अब पांचवें पॉइंट पे आते हैं। लोगों ने सोचा कि भाई ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटम होते हैं, एक पर्टिकुलर एलिमेंट में सारे एटम एक ही प्रकार के होते हैं। तो लोगों ने बोला कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के जो डिफरेंट डिफरेंट एटम है, क्या ये आपस में कभी कंबाइन नहीं कर सकते डिफरेंट डिफरेंट एटम? लोगों ने पूछा। इसने बोला यस, अपने पांचवें पॉइंट से इस चीज का जवाब दिया। इसने बोला डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम डू कंबाइन विद ईच अदर, एक दूसरे से कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल बेटा जी दुनिया में ये होता है ना कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये कैसे बना? एक कार्बन का एटम एक ऑक्सीजन के एटम से चिपक गया और इसने बना दिया कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड। यहां पे मैंने कोशिश करी है ना, ये दिखाने की मेरे बेटा, देखो एक कार्बन का एटम एक ऑक्सीजन के एटम से चिपक गया और इसने कंपाउंड बना दिया। यस सर यस। तो यस, बट इसने बोला कि ये ऐसे ही नहीं चिपकते, दे ऑलवेज चिपक इन दे ऑलवेज चिपक इन होल नंबर रेशियो। मतलब होल नंबर क्या हो गया मेरे बेटा, जल्दी बोलो, है ना? 1 0 भी होता है बट उसको नहीं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। बिल्कुल, इसने बोला डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट एटम आपस में चिपक के कंपाउंड बनाते हैं। बिल्कुल, बट वो हमेशा होल नंबर रेशियो में चिपकेंगे। कहने का मतलब कि इसका देखो यहां क्या हो रहा है, सीओ में इसका एक एटम इसके एक एटम से चिपक रहा है। बिल्कुल सर। अब H2O भी होता है ना, इसमें क्या हो रहा है मेरे बेटा, हाइड्रोजन के 2 एटम इसके एक एटम से चिपक रहा है। बिल्कुल सर जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, सही कह रहे हो आप। और भी हम देख लेते हैं, ठीक है। SO3 में क्या हो रहा है, सल्फर का एक एटम ऑक्सीजन के 3 एटम से चिपक रहा है। मतलब होल नंबर रेशियो में चिपकते हैं, कभी फ्रैक्शंस में नहीं चिपकते। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि इसका किसी का 1.5 एटम किसी के 1.25 एटम से चिपक जाएगा, ना। ऐसा नहीं हो सकता किसी के 3.25 एटम किसी के 1.25 एटम से चिपक जाएंगे। फ्रैक्शन में नहीं चिपकते, होल नंबर रेशियो में चिपकते हैं एटम्स हमेशा। बोल क्लियर हो गई ये बात समझ? अजी और देख लो ना, खूब देख लो भर भर के। अमोनिया होता है ना दुनिया में, तो ये कैसे बना? नाइट्रोजन का एक एटम हाइड्रोजन के 3 एटम से चिपक रहा है और एक कंपाउंड बना रहा है अमोनिया। बिल्कुल सर, तो होल नंबर रेशियो में ही चिपके, फ्रैक्शन में नहीं चिपक सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के 1.5 एटम किसी के 1.25 एटम से चिपकेगा। एब्सोल्युटली फाइन सर, बिल्कुल सर, समझ में आ गया। तो मेरे बेटा आपको डाल्टन के पांचों पॉइंट बिल्कुल आत्मा में समा चुके हैं। आओ मेरे साथ समराइज करो एक एक चीज जो हमने पढ़ी है। आओ शुरू से समराइज करते हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, एक एक चीज यही क्लास में आपकी आत्मा में समा जाएगी मेरे बेटा। तो चलो शुरू करते हैं, सब लोग अब दिल थाम के बैठना, ठीक है सर। तो सबसे पहली चीज भाई, केमिस्ट्री क्या है सर? मैटर की पढ़ाई है। मैटर क्या होता है सर? कोई भी चीज जिसका कुछ वजन है, कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है। मैटर के सर 3 प्रकार होते हैं, ब्रॉडली सॉलिड, लिक्विड, गैस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फर्क है पार्टिकल्स के बीच में। प्लाज्मा कंडेंसेट गैस के ही मॉडिफाइड फॉर्म है एट हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर, ठीक है। केमिस्ट्री पढ़नी है तो मैटर को पढ़ना पड़ेगा, और मैटर को एक्सप्लेन किया मेरे बेटा डाल्टन ने अपनी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के जरिए। डाल्टन ने यह बोला कि जो भी मैटर होता है बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है, और उन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया? एटम। एटम इतने छोटे होते हैं कि उन्हें और छोटे हिस्सों में तोड़ा नहीं जा सकता। डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटम के बने होते हैं, इसलिए अलग अलग दिखते हैं। बट एक पर्टिकुलर एलिमेंट एक ही प्रकार के एटम्स का बना होता है, इसलिए एक पर्टिकुलर एलिमेंट, चाहे कहीं से भी तुम गोल्ड प्राप्त करो, चाहे युगांडा से, चाहे रवांडा से, चाहे इंडिया से, गोल्ड बेटा हर जगह एक जैसा ही दिखेगा, क्योंकि गोल्ड में एक ही प्रकार के एटम होते हैं सारे। बहुत बढ़िया। अब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के तो डिफरेंट डिफरेंट एटम है, क्या वो आपस में कंबाइन नहीं करते? करते हैं, बट वो कैसे कंबाइन करते हैं? होल नंबर रेशियो में, कभी फ्रैक्शंस में कंबाइन नहीं कर सकते। तो मेरे बेटा ये है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। तो यहां तक मेरे बच्चों को आ गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा जी अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि केमिस्ट्री मैटर की पढ़ाई है, ठीक है जी। मैटर बना होता है एटम का। तो असलियत में अगर केमिस्ट्री को सीखना है तो पहले अपन को एटम को समझना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर एटम के बारे में सब कुछ जान जाएंगे तो मैटर के बारे में जान जाएंगे, क्योंकि मैटर एटम का बना हुआ है, और मैटर को जानना ही तो केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री को समझने के लिए हमें सबसे पहले एटम के बारे में जानना पड़ेगा, एटम की सारी प्रॉपर्टी जानना पड़ेंगी, जैसे कि एटम का वेट, एटम का साइज, एटम का स्ट्रक्चर, तभी तो हम मैटर को जान पाएंगे। तो मेरे बेटा अगर केमिस्ट्री पढ़नी है तो हमें पहले एटम को डिटेल में समझना पड़ेगा।
अगर एटम को समझेंगे तभी तो मैटर को समझ पाएंगे। बिल्कुल सर। तो चलो अब एटम के बारे में जानना शुरू करते हैं। एटम की सारी प्रॉपर्टी जानेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले अपन जानेंगे एटम की पहली प्रॉपर्टी, एटम का वेट कैसे निकाला जाता है, जिसको हम एटॉमिक वेट भी बोलते हैं। तो बिल्कुल शुरू करें, पूरा फोकस मेरी बातों पे करना। बहुत मजेदार लॉजिकल चीजें अब आने वाली हैं, अब ध्यान से सुनते चलना मेरे बेटा। ठीक है सर। तो मेरे बेटा जी, एटम की सबसे पहली प्रॉपर्टी एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। सर इसका क्या मतलब होता है? बेटा इसका मतलब होता है एक एटम का वजन। सुनो अब यहां पे बहुत ध्यान से, फिजिक्स में वेट और मास अलग अलग चीज होती है। हाँ सर बिल्कुल, मास है m, वेट होता है mg फिजिक्स में। हाँ, बट केमिस्ट्री में मैं चाहे एटॉमिक वेट बोलूं चाहे एटॉमिक मास, इसका मतलब सेम होता है, एक एटम का वजन। ओके, तो सर एक एटम का वजन याद तो कराए गए सर अपन को, एटॉमिक वेट सर याद किए थे हमने 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में। हाँ, अब मैं वही आपको कराने जा रहा हूं कि एक एटम का वजन कैसे निकाला जाता है। हैं सर क्या बात कर रहे हो, ये कैलकुलेट करके निकाले गए हैं? और क्या कोई सपना थोड़ी आया था किसी को। ठीक है, तो सर वही बताओ सर, कैसे निकालते हैं एटॉमिक वेट? एटॉमिक वेट का मतलब एक एटम का वजन। तो चलो अब एटॉमिक वेट बेटा जी कैसे निकाले गए एटम्स के, वो समझाने से पहले मुझे आपको एक बेसिक चीज समझानी पड़ेगी। सुनो, अब जैसे मैं आपसे बोलता हूं, थॉट एक्सपेरिमेंट करना मेरे साथ। मैंने आपसे बोला कि आप मेरा वेट नापो, मेरा वेट मेजर करो। तो मेरा वेट कैसे मेजर किया बेटा आपने? कैसे वेट करते हैं? मान लो एक तराजू ले लिया। हाँ सर एक तराजू ले लिया सर, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। एक तराजू ले लिया हमने। आप क्या करोगे, मुझे यहां पे आप रखोगे। बिल्कुल सर, एक तरफ आपको रख दिया। फिर यहां पे मेरे बेटा, आज के बाद ध्यान रखना, दुनिया में कोई भी चीज नापनी है ना, मेजर करनी है, तो सबसे पहला काम हमें करना पड़ता है, हमें एक स्टैंडर्ड मानना पड़ता है। हैं मतलब जैसे कि मेरा वेट अगर आपको नापना है तो जनरली हम किस में देते हैं बेटा वेट? बड़ी चीजों का, जैसे अपनी किलोग्राम। तो मेरे बेटा एक स्टैंडर्ड मानना पड़ता है। जब मेरा वेट नापना था तो सारे साइंटिस्ट दुनिया के मिल बैठे और उन्होंने मिल के डिसाइड किया कि इतना बड़ा लोहे के टुकड़े के वजन को पूरी दुनिया 1 किलो बोलेगी। 1 किलो का बाट देखा है ना, अरे सब्जी की दुकान पे देखा है ना 1 किलो का बाट। हाँ, क्या वो भगवान जी ने लिख के भेजा है कि 1 किलो है? नहीं, उसको साइंटिस्ट लोग मानते हैं कि लो इतने बड़े लोहे के टुकड़े का वजन पूरी दुनिया 1 किलो बोलेगी। तो एक स्टैंडर्ड मान लिया गया साइंटिस्ट के द्वारा कि इतना वजन ही पूरी दुनिया में 1 किलो कहलाएगा। ठीक है सर। फिर आपने क्या किया, आपने यहां पे 1 किलो के बाट रखने शुरू किए। हाँ सर जी बिल्कुल। और आपने देखा यहां पे 65 1 किलो के बाट आपको रखने पड़े, तब जाके बराबर हुआ। तो आप कहोगे सर आप 65 किलो के हो। बिल्कुल मेरे बेटा जी। तो हमें दुनिया में कोई भी चीज नापनी है, जैसे कि मेरा वजन नापना था, तो आपने सबसे पहला काम क्या किया सर? स्टैंडर्ड माना। बिल्कुल 1 किलो। और हम नहीं मानते, साइंटिस्ट लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि इतने वजन को पूरी दुनिया 1 किलो मानेगी। फिर उस स्टैंडर्ड के वजन से मेरे वजन को कंपेयर किया और आपने देखा कि दीपक वशिष्ठ का वजन इस स्टैंडर्ड के वजन का 65 टाइम्स है। तो आपने बोला सर आप 65 किलोग्राम के हो। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड एनी मेजरमेंट, कि हमें स्टैंडर्ड मानना ही पड़ता है, फिर हम उस स्टैंडर्ड से रिलेट करते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है सर। अब मेरे बेटा एटम्स का वजन नापना है। एटम बताओ, सोचो कितना छोटा होता है? सर इतना छोटा होता है कि एटम को हम देख भी नहीं सकते। तो आप मुझे बताओ, क्या एटम का अगर वजन नापना है तो सबसे पहला काम तो स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा ना? हाँ, तो क्या 1 किलो क्या अच्छा स्टैंडर्ड होगा एटम के लिए? नहीं सर। सर एटम तो इतना छोटा होता है कि हम देख भी नहीं सकते। अगर एटम का वजन हम इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मानेंगे, सर ये तो रिलेटेबल ही नहीं है, ये स्टैंडर्ड तो बहुत बड़ा वजन होगा एक एटम के वजन के मुकाबले। तो एक एटम के वजन को इस स्टैंडर्ड से तो हम रिलेट ही नहीं कर पाएंगे सर। तो जो स्टैंडर्ड होना चाहिए एटम्स का वजन निकालने के लिए, आप सोच के बताओ, बैठे बैठे वहां चिल्ला के बोलो, बहुत बड़ा वजन होना चाहिए या बहुत छोटा? एटम्स का वजन नापने के लिए जो स्टैंडर्ड होना चाहिए
बहुत बड़ा वजन होना चाहिए, बहुत छोटा? सर बहुत छोटा, एटम के ही वजन के मुकाबले का होना चाहिए। हाँ सर, बिल्कुल राइट, बिल्कुल। अब तो बेटा जी, एटम्स का वजन अगर नापना है तो सबसे पहला काम स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा। तो बेटा एटम्स का वजन नापने के लिए जो स्टैंडर्ड माना गया, उसके लिए सारे साइंटिस्ट मिल बैठे और मिलके जो स्टैंडर्ड इन्होंने डिसाइड किया, स्टैंडर्ड को ही अपन रेफरेंस भी बोल देते हैं। ओके सर, उसको नाम दिया गया मेरे बेटा एटॉमिक मास यूनिट। ओके, इसी को शॉर्ट में बोल देते हैं। जैसे बड़ी चीजों का वजन निकालने के लिए स्टैंडर्ड 1 किलो है, वैसे ही एटम्स का वजन नापने के लिए एटम्स के ही वजन के कंपेरेबल स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा। और जो स्टैंडर्ड माना गया उसको नाम दिया गया एटॉमिक मास यूनिट, या आजकल इसी को हम बोलने लगे हैं यूनिफाइड मास, या केवल यू। तो एएमयू या यू सेम चीज है, या डाल्टन भी बोल देते हैं कभी कभी। ओके सर जी, बहुत बढ़िया। तो ये स्टैंडर्ड माना गया एएमयू, ठीक है सर। तो सर ये कितना वजन को माना गया 1 एएमयू? तो ध्यान से सुनना, किस वजन को माना गया 1 एएमयू? तो सुनो, इन्होंने क्या किया, एक कार्बन 12 एटम ले लिया, एक कार्बन का एटम लिया। बताओ बहुत बड़ा होगा, बहुत छोटा? सर जी बहुत छोटा होगा, एक कार्बन एटम दिख भी नहीं सकता, तो उसका कुछ ना कुछ तो वजन होगा ना? हाँ सर बिल्कुल होगा। तो इन्होंने क्या किया, एक कार्बन एटम ले लिया, कार्बन 12 वाला, उसका कुछ ना कुछ तो वजन होगा ना, बहुत छोटा ही होगा ना? हाँ सर हाँ। और उस एक कार्बन एटम के वजन का भी 1/12 पार्ट, मतलब 1/12वां हिस्सा जो वजन होगा। अच्छा, एक कार्बन एटम का वजन ऑब्वियस है, दिखता भी नहीं है एक एटम, तो बहुत कम होगा। और उस वजन का भी 1/12वां हिस्सा जो वजन होगा, इस वजन को इन्होंने 1 एएमयू माना। इसको मेरे बेटा अपनी आत्मा में हमेशा हमेशा के लिए संभालो। ओके सर जी, व्हाट इज 1 एएमयू? व्हाट इज 1 एएमयू? 1 एएमयू इज एक कार्बन एटम के वजन का 1/12वां हिस्सा। इस वजन को इन्होंने स्टैंडर्ड माना एटम्स का वजन नापने के लिए। और बेटा ये वजन तो बहुत छोटा होगा ना? अरे एटम्स के ही वजन के मुकाबले का। हाँ सर, आ गई बात समझ में। अब मेरे बच्चों के मन में क्वेश्चन उठ रहा है, तो इसको ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। व्हाट इज 1 एएमयू? एक कार्बन 12 एटम के वजन का 1/12वां हिस्सा, 1/12 पार्ट ऑफ वेट ऑफ 1 कार्बन एटम को स्टैंडर्ड माना गया एटम्स का वजन निकालने के लिए, और इस वजन को ही बोला गया 1 एएमयू। अब बच्चों के मन में क्वेश्चन, सर कार्बन ही क्यों लिया सर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये सब क्यों नहीं ले लिए? इसके भी लॉजिक है, रीजन है, वो आगे पता लगेंगे, है ना? जब आगे हमारी थोड़ी पढ़ाई आगे बढ़ जाएगी तो इसके भी रीजन दूंगा कि इसी को क्यों माना गया। ठीक है सर, अभी दिमाग में घुस गया। दुनिया में, चलो समराइज करते हैं पूरी स्लाइड को, मेरे साथ बैठे बैठे बेटा समराइज कर रहे हैं। बिल्कुल सर, भाई हमें दुनिया में एटम का वजन नापना है। दुनिया में किसी भी चीज का वजन नापना होता है तो सबसे पहला काम स्टैंडर्ड मानना पड़ता है। जैसे मेरा वजन नापने के लिए जो स्टैंडर्ड है, बड़ी चीजों का वजन नापने के लिए, वो 1 किलोग्राम है। सेम वे, क्योंकि एटम बहुत छोटे होते हैं तो 1 किलोग्राम उनके लिए अच्छा स्टैंडर्ड नहीं है, कंपेरेबल नहीं है। तो एटम्स का वजन नापने के लिए जो स्टैंडर्ड माना गया उसको नाम दिया गया 1 एएमयू। एंड व्हाट इज 1 एएमयू? एक कार्बन 12 एटम के वजन का 1/12वां हिस्सा। ओके सर, अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना। सर चलो स्टैंडर्ड मान लिया, अब बताओ एटम का वजन कैसे नापा गया? बिल्कुल मेरे बेटा, जैसे मेरा नापा गया। मेरा वजन कैसे नापा? आपने मेरे वजन को आपने मेरे वजन को आपने स्टैंडर्ड 1 किलोग्राम के वजन से कंपेयर किया, और आपने देखा मेरा वजन स्टैंडर्ड के वजन का कितना गुना है। सेम फंडा मेरे बेटा यहां लगाया जाता है। कैसे? तो सुनते जाना। अब अगर मान लो, सुनो सुनो सुनो, बहुत दिल थाम के बैठना, और ये प्योर एक्सपेरिमेंटली किया जाता है यूजिंग मास स्पेक्ट्रोमीटर। ओके सर जी, रिलेटिव देख कैसे एक्सपेरिमेंटली होता है, प्योरली। अब जैसे मैंने आपको बोला कि चलो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट निकालो, बहुत ध्यान से देखना। एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालना है, ठीक है? कैसे निकालेंगे? आपने मेरा वजन कैसे नापा? ध्यान से फिर से रिपीट करो।
सर हमने आपके वजन को स्टैंडर्ड के वजन से कंपेयर किया और देखा आपका वजन इस वजन का 65 टाइम्स है, तो हमने बोला सर आप 65 किलोग्राम के हो। यही होता है रिलेटिव। बिल्कुल सर, स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं। सेम वे अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट नापना है तो ऑक्सीजन के एक एटम के वजन को स्टैंडर्ड के वजन से कंपेयर करूंगा। ओके, ऊपर मैं लूंगा वेट ऑफ वन ऑक्सीजन एटम और नीचे मैं लूंगा मेरे बेटा स्टैंडर्ड का वजन। एटम का वजन निकालने के लिए जो स्टैंडर्ड है वो ये है 1 AMU, 1/12 इंटू वेट ऑफ वन कार्बन एटम। ओके सर जी, बिल्कुल सर वही बात हो गई। भाई मेरा वजन कैसे नापा था? मेरे वजन को स्टैंडर्ड के वजन से कंपेयर किया और देखा सर का वजन स्टैंडर्ड के वजन का 65 गुना है, तो आपने बोला सर आप 65 किलो के। सेम वे एटम्स का स्टैंडर्ड होता है 1 AMU, 1 AMU इज 1/12 इंटू वेट ऑफ वन कार्बन एटम। तो अगर आपको ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट नापना है तो क्या करेंगे? स्टैंडर्ड से ऑक्सीजन के एटम के वजन कंपेयर करेंगे। तो ऊपर में लिखा वेट ऑफ वन ऑक्सीजन एटम, और ये जो वेट निकलते हैं ये मास स्पेक्ट्रोमीटर से निकलते हैं। ये जब आप कॉलेज में जाओगे तो आपको पता लगेगा कैसे काम करता है। इसका प्रिंसिपल नहीं जानना कि ये एक्सपेरिमेंटली निकाले जाते हैं। और जब मेरे बेटा एक्सपेरिमेंटली निकाला गया तो देखा गया एक ऑक्सीजन एटम का वजन इस वजन का 16 गुना आया। कितने गुना आया? 16 गुना। तो लो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट हो गया 16। अजी 16 क्या? किलोग्राम, ग्राम या AMU? सर AMU, क्योंकि AMU से कंपेयर किया है। एब्सोल्यूट, बिकॉज दिस इज 1 AMU। ओके, तो ऑक्सीजन जो एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट होते हैं वो AMU में कैलकुलेट होते हैं, क्योंकि हम AMU से कंपेयर करते हैं। हमारा स्टैंडर्ड किलोग्राम था तो हमारा किलोग्राम में आता है बेटा यूनिट। एटम्स का वजन AMU में आता है क्योंकि हम AMU से कंपेयर करते हैं। और ये कैसे आया 16? वो एक्सपेरिमेंटली आया। वो कैसे आया वो आपको नहीं जानना, बस हाँ हमें पता होना चाहिए कि आ कैसे रहे हैं एटॉमिक वेट। चलो अब आपने बताना है, मैंने नहीं बताना, मेरे बच्चे ने बताना है। मैं आपसे कहता हूं एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन निकालो। चलो इसको तो आप प्रूव भी कर सकते हो। कम ऑन, एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन कैसे करेंगे? कार्बन के एक एटम के वजन को स्टैंडर्ड के वजन से कंपेयर करेंगे। हाँ सर, ऊपर में लिखेंगे वेट ऑफ वन कार्बन एटम, नीचे में स्टैंडर्ड का वजन लिखेंगे। स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे इसके एक एटम के वजन को। 1/12 स्टैंडर्ड ये होता है, हमें पता है एटम्स के वजन के लिए। हाँ, ले इसको तो प्रूव भी कर सकते हो आप। बिल्कुल सर, एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन निकालना है तो कार्बन के एक एटम के वजन को स्टैंडर्ड के वजन से कंपेयर किया। और बेटा जी वेट ऑफ वन कार्बन एटम, वेट ऑफ वन कार्बन एटम तो सेम होगा ना? हाँ, कट गया। 12 पलटी मार के ऊपर ले मेरे बेटा। 12 क्या? अरे 1/1/12 था। 12 पलटी मार के ऊपर। अजी 12 क्या? AMU। लो कार्बन का तो प्रूव कर सकते हैं। और आपको पता है कार्बन का एटॉमिक मास आपको याद कराया गया 12। एब्सोल्युटली राइट सर, बिल्कुल सर, आत्मा में समा चुका है। तो एटॉमिक वेट कैसे निकलते हैं मेरे बच्चों को आगे। अब चलो आप बताओ। तो सिर्फ कार्बन का जो हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं, बाकी सब मास स्पेक्ट्रोमीटर को यूज करके वो एक्सपेरिमेंटली निकलते हैं। बस वो आपको याद रखने किसका कितना होता है। ओके, चलो अब आपने बताना है, मैंने नहीं बताना, मेरे बच्चे ने बताना है। एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालेंगे? जल्दी बोलो, बैठे बैठे चिल्ला के बोलो। सर नाइट्रोजन के एक एटम के वजन को स्टैंडर्ड के वजन से कंपेयर करते हैं एक्सपेरिमेंटली। स्टैंडर्ड क्या होता है? 1/12 इंटू वेट ऑफ वन कार्बन एटम। बहुत बढ़िया। और जब एक्सपेरिमेंटली बेटा किया गया तो देखा गया नाइट्रोजन के एक एटम का वजन इस स्टैंडर्ड के वजन का 14 गुना आता है। इसीलिए आपको रटवाया गया है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 AMU। अब मेरे बच्चों को समझ में आ गया जो एटॉमिक मास आपको याद कराए जा रहे थे उनका मतलब क्या है। ध्यान रखना, आपको जितने भी एटॉमिक मास याद कराए गए हैं वो इसके रेस्पेक्ट में याद कराए गए हैं। ओके सर जी, बहुत बढ़िया। तो अब हमें पता लग गया एटॉमिक मास कैसे निकलते हैं। प्योरली एक्सपेरिमेंटली निकलते हैं यूजिंग मास स्पेक्ट्रोमीटर। बट हमें समझ में आ गया बेसिक फंडा क्या है। रिलेटिव एटॉमिक मास है ये,
एब्सोल्यूट मास नहीं है, ये रिलेटिव मासेस है मेरे बेटा, एएमयू से रिलेट करके आए हैं। तो हमको जो भी एटॉमिक मास याद कराए गए हैं वो इसके रेस्पेक्ट में याद कराए गए हैं, 1 एएमयू। बहुत बढ़िया। अब मेरे बेटा, अब देखो आपको एटॉमिक मास याद कराए गए हैं, अब आपको एटॉमिक मासेस का मतलब समझ में आ गया। सर एब्सोल्युटली बिल्कुल समझ में आ गया। तो बेटा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 एएमयू, मतलब बोलो। अरे क्योंकि इसके एक एटम का वजन देखा गया होगा, उसके बराबर आ गया होगा किसके, 1/12 इंटू वेट ऑफ 1 कार्बन एटम। ऐसे ही आपको पता है बेटा नाइट्रोजन का 14 एएमयू, तो एक नाइट्रोजन एटम का वजन इस स्टैंडर्ड के वजन का 14 गुना आया होगा एक्सपेरिमेंटली। ओके, तभी इसका एटॉमिक मास आपको 14 एएमयू याद कराया जाता है। सोडियम का एटॉमिक मास आपको 23 एएमयू याद कराया जाता है। मतलब बोलो, मतलब समझ में आया? हाँ, सोडियम के एक एटम का वजन इस वजन का 23 गुना आया होगा एक्सपेरिमेंटली, तभी हमें 23 याद कराया गया है। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट मेरे बेटा, एटॉमिक मासेस का मतलब समझ में आ गया। कैल्शियम का याद कराया जाता है 40 एएमयू। क्या मतलब हुआ? कैल्शियम के एक एटम का वजन इस वजन का 40 गुना आया होगा। हाँ, तभी इसका एटॉमिक मास हमें 40 एएमयू याद कराया जाता है। तो बेटा ये कुछ एलिमेंट है शुरुआती, है ना, इनके एटॉमिक मास आपको पता होने चाहिए, अपनी आत्मा में संभालो मेरे बेटा। पक्का पक्का पक्का? ओके सर जी, बिल्कुल आत्मा क्लियर सी हो गई सर जी, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिल थाम के बैठेंगे मेरे बेटा, ठीक है सर जी, बिल्कुल क्लियर हो गया। सर एटॉमिक मास कैसे निकलते हैं, सर समझ में आ गया अभी तक? चलो एक बार और समराइज कर लेते हैं। भाई हमें केमिस्ट्री पढ़नी है तो मैटर को पढ़ना पड़ेगा। मैटर को पढ़ने के लिए पहले एटम को समझना पड़ेगा, तो एटम की सारी प्रॉपर्टी जानना पड़ेंगी। आओ सबसे पहली एटम की प्रॉपर्टी जानते हैं, एटॉमिक वेट। सर एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास का मतलब होता है बेटा एक एटम का वजन। कैसे निकलता है सर एक एटम का वजन? अजी दुनिया में कोई भी चीज नापनी है सबसे पहले एक स्टैंडर्ड मानना पड़ता है, तो एटम्स का वजन निकालने के लिए जो स्टैंडर्ड माना गया उसको बोला गया 1 एएमयू। और 1 एएमयू कितना वजन है? एक कार्बन 12 एटम के वजन का 1/12वां हिस्सा। ओके सर जी, तो किसी भी एटम का अगर वजन निकालना है तो उसके एक एटम के वजन को हम स्टैंडर्ड 1 एएमयू के वजन से कंपेयर करते हैं एक्सपेरिमेंटली। ओके सर जी, मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज, ये सब एक्सपेरिमेंटली निकाले गए हैं। बस कार्बन का वो है जो हम आप प्रूव कर सकते हो, बाकी किसी का ऐसे प्रूव नहीं कर सकते, वो एक्सपेरिमेंटली आए हुए हैं। तो ठीक है, जो जो आया वो हमने बेटा इसको याद कर लिया। एल्यूमिनियम का 27 एएमयू होता है, इसका मतलब एक एल्यूमिनियम एटम का वजन 1/12 इंटू वेट ऑफ 1 कार्बन एटम के वजन का 27 गुना आया होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दिस इज व्हाट मेरे बेटा जी, हम लोगों को इस तरीके से एटॉमिक मास निकलते हैं। अब इसके ऊपर मेरे बेटा जी एक बहुत ही शानदार मजेदार एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसको बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे, नीट में आ सकता है। ओके ओके ओके, चलो अब मैं ये क्वेश्चन है मेरे बेटा, ये क्वेश्चन अपन लोग करते हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा मजा आ जाएगा। सब लोग अब दिल थाम के बैठना। ओके सर जी, चलो ये क्वेश्चन है यहां पे, ठीक है, मैं कर देता हूं। अब ध्यान से देखना है क्वेश्चन क्या है, सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। वेट ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ठीक है। ओके जी, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है आपके सामने, तो इसको आप लोगों को मुझे बताना है। चलो मैं कराता हूं, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। बेटा देखो, सबसे पहले न्यूमेरिकल्स में मैं आपको बता दूं, एकदम से एक दिन में न्यूमेरिकल्स में हीरो नहीं बनते, क्योंकि हमने 9-10 तक बेटा चीजों को याद करा होता है, तो न्यूमेरिकल अप्रोच उतनी डेवलप नहीं होती है। तो इसलिए बिल्कुल परेशान मत होना, न्यूमेरिकल सॉल्विंग सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 10 दिन 15 दिन 20 दिन लगते हैं जब आप परफेक्ट हो जाते हो। बट हाँ, शुरुआत में मैं जैसे करा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझना, फिर आपको ये परफेक्टली समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसी के ऊपर बेटा ऐसा क्वेश्चन आपका नीट या जेई में आ सकता है, और आया भी हुआ है पहले। ठीक है सर, क्वेश्चन क्या है, बहुत बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन का पहले मतलब समझाता हूं। तो बेटा जी क्वेश्चन का मतलब है, इफ 1/18 इंटू वेट ऑफ कार्बन 12 एटम इज टेकन एज स्टैंडर्ड, ओके ओके, इंस्टेड ऑफ 1/12 इंटू वेट ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। मतलब यार नॉर्मली स्टैंडर्ड क्या होता है सर? नॉर्मली तो स्टैंडर्ड ये होता है सर। हाँ, अब ये कह रहा है
इसके बजाय इंस्टेड, ठीक है ना, ये एक साथ ही है, इंस्टेड अगर ये स्टैंडर्ड ना मान के अगर इसको स्टैंडर्ड मान लूं, ओके, तो कह रहा है रिलेटिव एटॉमिक मास नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा। सर जी क्या बात कर रहे हो सर, हमको तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास केवल 14 याद कराया गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, देख अगर मैंने बेसिक ना बताया होता ना तो आप 14 टिक करके आ जाते, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास आपने तो सिर्फ 14 ही पढ़ा है। बट नहीं मेरे बेटा, इसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई नॉर्मली तो हमें ये स्टैंडर्ड होता है, हमें जो भी एटॉमिक मास याद कराया गया इसके रेस्पेक्ट में याद कराया गया। ये कह रहा है अगर इसको स्टैंडर्ड ना मान के इसको स्टैंडर्ड मान लें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा। तो अब दिल थाम के बैठना, कैसे करूंगा मैं बेटा जी, एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालते हैं, जल्दी बोलो। एक नाइट्रोजन एटम के वजन को, ओके, एक नाइट्रोजन एटम के वजन को स्टैंडर्ड के वजन से कंपेयर करेंगे। नॉर्मली स्टैंडर्ड जो हमें याद कराया गया है इसके रेस्पेक्ट में, बिल्कुल 1/12 इंटू वेट ऑफ 1 कार्बन एटम। हमें सारे एटॉमिक मास इसके रेस्पेक्ट में याद कराए गए हैं, और मुझे इसके रेस्पेक्ट में तो पता है कि नाइट्रोजन एटम का वजन इसके रेस्पेक्ट में 14 गुना आएगा, क्योंकि मुझे याद कराया गया है एटॉमिक मास 14, बिल्कुल। और हमें जो भी एटॉमिक मास याद कराए गए हैं वो तो इसके रेस्पेक्ट में, तो मुझे पता है अगर इससे कंपेयर करेंगे तो एक नाइट्रोजन एटम का वजन 14 गुना आएगा, क्योंकि हमें एटॉमिक मास इसी के रेस्पेक्ट में याद कराए गए हैं। बट इसने ये नहीं पूछा। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि स्टैंडर्ड ये ना लेके स्टैंडर्ड ये ले लो, तो बताओ फिर नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा। चलो अब स्टैंडर्ड ये ले लेते हैं, तो अब अगर स्टैंडर्ड ये है तो अब नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कैसे निकलेगा। अगर स्टैंडर्ड ये है तो अब वेट ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम को अब इससे कंपेयर करेंगे। हाँ सर, हाँ सर सही बात है सर, इससे कंपेयर करेंगे अगर स्टैंडर्ड ये है। अब इसके मुकाबले ये कितने गुना है अपन को नहीं पता, क्योंकि हमको तो जो याद कराया गया है नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, वो तो इसके रेस्पेक्ट में याद कराए गए। बट इसके रेस्पेक्ट में नाइट्रोजन का एक एटम का वजन कितने गुना है अपन को नहीं पता। मान लो x गुना है, तो मेरे बेटा x हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, अगर स्टैंडर्ड ये है। मुझे नहीं पता था कितने गुना है, मान लिया x गुना है, तो ले x हो गया एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन जब स्टैंडर्ड ये है। वही तो पूछ रहा है, जब स्टैंडर्ड ये है तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा, तो x निकालना है। चलो सर जी, हो गया हो गया हो गया, दोनों को डिवाइड करो मेरे बेटा। ओके सर, डिवाइड कर दिया। वेट ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, वेट ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम कट गया, सेम ही होगा, बिल्कुल सर। वेट ऑफ 1 कार्बन एटम, वेट ऑफ 1 कार्बन एटम कट गया, सेम ही होगा, बिल्कुल सर। अब ले मेरे बच्चे 14/x, राइट सर राइट, और ये 1/1/12, 12 पलटी मार के ऊपर, बहुत बढ़िया। यहां 1/1/18, 18 पलटी मार के ऊपर, बहुत बढ़िया। यस सर, तो लो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 सत्ते 14, बहुत बढ़िया। और ले x को इधर ले जा, इसको इधर, मेरे बेटा 21 आ गया, तो राइट आंसर मस्ट बी 21। मेरे बेटा जी, आपको जो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 याद कराया गया है, वो आपको जो भी एटॉमिक मास याद कराए गए हैं वो मेरे बेटा इसके रेस्पेक्ट में याद कराए गए हैं आपको। तो इससे जब नाइट्रोजन के एटम का वजन कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियस है 14 गुना, क्योंकि हमें नाइट्रोजन का एटॉमिक मास पता है 14 AMU, बहुत बढ़िया। बट इसने क्वेश्चन ये पूछा था अगर स्टैंडर्ड ये ना मान के ये मान लें, अगर स्टैंडर्ड ये है तो नाइट्रोजन के एक एटम के वजन को इससे कंपेयर करेंगे। अब मुझे नहीं पता कि नाइट्रोजन के एक एटम का वजन इसके मुकाबले कितने गुना आएगा, तो मान लिया x गुना आएगा, बस सॉल्व करके x निकाल लिया। तो x इज द नाइट्रोजन का रिलेटिव मास जब स्टैंडर्ड ये है। तो लो मेरे बेटा, अगर मैंने ये कंसेप्ट आपको ना समझाया होता तो आप नाइट्रोजन ये 14 ही टिक करके आते, क्योंकि आपको तो वही याद कराया गया। बट याद रखना, आपको जो भी एटॉमिक मास याद कराए गए हैं वो 1/12 इंटू वेट ऑफ 1 कार्बन 12 एटम के रेस्पेक्ट में याद कराए गए हैं। अगर स्टैंडर्ड हम चेंज करेंगे तो बेटा अगले कुछ और गुना आ जाएगा। बहुत, अरे ये वही बात है, जैसे किलोग्राम में आपका वजन कुछ और आता है, बट वजन की एक और यूनिट होती है पाउंड। अरे पाउंड में ही आपका वजन कुछ और नहीं हो जाता।
अगर स्टैंडर्ड चेंज करते हैं तो भाई कितने गुना होगा वो चेंज हो जाएगा ना। बिल्कुल वही वाली बात है, अगर स्टैंडर्ड चेंज हुआ तो रिलेटिव एटॉमिक मास चेंज होते हैं मेरे बेटा। एब्सोल्यूट मास, कंटेंट ऑफ मैटर चेंज नहीं होता, रिलेटिव मास चेंज हो जाते हैं। बहुत बहुत बढ़िया मेरे बेटा जी। बोलो, आज की क्लास आपको आ गई अच्छे से समझ में मेरे बेटा? तो देखो, आज हमने बिल्कुल बेसिक इंट्रो किया है, हम लोगों ने समझा है कि है क्या केमिस्ट्री। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, पहले जिस चीज को हम याद करते थे आज उसका एक एक मतलब समझ में आ गया। एटॉमिक मास कैसे निकलते हैं हमको समझ में आ गया। ये सब रिलेटिव एटॉमिक मास याद कराए गए हैं हमें, और किसके रिस्पेक्ट में याद कराए गए हैं? 1/12 इंटू वेट ऑफ 1 कार्बन 12 एटम के रिस्पेक्ट में याद कराए गए हैं। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है मेरे बेटा, केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। अब इस क्वेश्चन को बिना देखे अपने से करना, इससे न्यूमेरिकल अप्रोच डेवलप होगी मेरे बेटा, ठीक है? तो बिल्कुल ऐसे ही हम लोग बेटा पूरा पढ़ेंगे और आप खुद देखोगे कि बहुत बहुत मेरे बेटा जी आसान है, कुछ भी इसमें घबराने की जरूरत ही नहीं है अपन को, ठीक है? तो आज मेरे बेटा, आज की क्लास में जो हमने पढ़ा है हम उसमें क्या करेंगे, हम होमवर्क फ्रॉम मॉड्यूल, अभी आपको मॉड्यूल से आपको क्या करना है मेरे बेटा आज की क्लास में, आप मॉड्यूल से मैंने जो जो पढ़ाया है, जैसे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ओके सर, ठीक है सर, टाइप्स ऑफ मैटर, ये सब अपन को करना है। मॉड्यूल के शुरू के 1-2 पेज में होगा बिल्कुल, और एटॉमिक वेट के फंडे अपन को करने हैं। तो सब लोग बिल्कुल इसको करना, बस पढ़ना आज, और जो मैंने आज जो क्वेश्चन कराया है उसको अपने से करना है, सेल्फ प्रैक्टिस करनी है मेरे बेटा क्वेश्चन की, ठीक है? तो मेरे बच्चे, आई होप आज की क्लास में आपको सब अच्छे से समझ में आया। तो हम लोग मिलेंगे मेरे बेटा अगली क्लास में। टिल देन अच्छे से पढ़ो, मचाते रहो, आप लोग कर सकते हो, आई एम क्वाइट श्योर अबाउट दैट, और आप में दम है। पिछले 17 सालों से मेरे बेटा आप जैसे बच्चों को मैं डॉक्टर और आईआईटीएन बना रहा हूं, आप में दम है, आप जैसे बच्चे ही डॉक्टर बनते हैं, आप कर सकते हो। देखो एक एक चीज समझ में आई, मैं कह रहा हूं इससे और ज्यादा चीजें समझ में आएंगी, और ज्यादा आसान लगेगा अगर हम लोग ऐसे ही आगे पढ़ते रहेंगे। यू कैन डू इट, मिलके करेंगे, मिलके फोड़ेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, टिल देन ओके टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।